हेलो फ्रेंड्स, सत्यनारायण टैगोर इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे संविधान सभा को। पिछले दो लेक्चर्स में हमने सारे अधिनियम पढ़ लिए थे, थी ना। जो संविधानिक विकास था उसको हमने पढ़ लिया था। आपका 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम भी पढ़ लिया था। ये सारी चीज़ों को पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे संविधान सभा को, संविधान सभा का गठन कैसा हुआ है, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों को आज हम देखेंगे। और यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो संविधान सभा के बारे में पढ़ने के पहले हमें देख लेना है कैबिनेट मिशन क्या है, ठीक है ना। कैबिनेट मिशन हो गया, ठीक है ना। तो ये सब मिशन आप मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ोगे, ठीक है ना। और पॉलिटी में भी इसका थोड़ा सा यूज है, मतलब पॉलिटी में भी थोड़ा बहुत इसके बारे में इससे पढ़ते हैं हम लोग। तो देख लो कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन से हम आज के लेक्चर की शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो कैबिनेट मिशन क्या था। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजा गया एक 3 सदस्यीय राजनीतिक मिशन था। क्योंकि इसके तीनों सदस्य ब्रिटिश संसद के कैबिनेट मंत्री थे, इस कारण इसे कैबिनेट मिशन कहते हैं। तो कैबिनेट मिशन क्या था? एक राजनीतिक मिशन था। किसने भेजा था? ब्रिटिश सरकार ने भेजा था, ठीक है ना। और कैबिनेट मिशन इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके जो तीनों सदस्य थे वो थे कैबिनेट मंत्री ब्रिटिश संसद में, ठीक है। कैबिनेट मिशन के सदस्य देख लो कौन कौन थे। तो पहले थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ये थे भारत सचिव, ठीक है। फिर थे स्टीफोर्ड क्रिप्स, ये थे अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड। और एक थे AB अलेक्जेंडर, ये थे नौसेना मंत्री। तो ये सब कैबिनेट मंत्री थे ब्रिटिश, ठीक है ना, ब्रिटिश सरकार के। तो ब्रिटिश सरकार ने भेजा था कैबिनेट मिशन भारत में। अब क्यों भेजा था? कैबिनेट मिशन के उद्देश्य क्या थे? तो कैबिनेट मिशन के उद्देश्य थे संविधान सभा का गठन करना और अंतरिम सरकार का भारत में गठन करना, ठीक है ना। तो संविधान का निर्माण करने के लिए संविधान सभा का गठन करना। तो ये क्वेश्चन आपसे अभी इसी बार पूछा गया है 2023 के आपके प्रीलिम्स में। 2023 का जो प्रीलिम्स था उसका पेपर आप उठा के देखना। 2023 का जो प्री था उसका पेपर उठा के देखना। उसमें पूछा गया है प्रश्न कि संविधान सभा का निर्माण इसमें से इन निम्न में से किसके द्वारा हुआ है। तो उसमें कई सारे ऑप्शन दिए थे, उसमें एक ऑप्शन था कैबिनेट मिशन। तो बिल्कुल यहाँ से सिंपल ही क्वेश्चन पूछ लिया गया, ठीक। तो कैबिनेट मिशन पर टिक करना था उसमें, ठीक है ना। कैबिनेट मिशन सही था। तो संविधान सभा का निर्माण किस मिशन के तहत हुआ है? यदि फिर से ये क्वेश्चन आता है तो आपको लगाना है कैबिनेट मिशन के थ्रू हुआ है या कैबिनेट मिशन के कारण हुआ है, ठीक है। और ये सारे आप इनके नाम वाम याद रख लेना। ये सब पूछा जा सकता है, MPPSC में पूछे जा सकते हैं। ये सब चीज़ें सब इम्पोर्टेंट है। और कैबिनेट मिशन के थ्रू ही अंतरिम सरकार का गठन हो रहा है, ठीक है। फिर अब हम देखेंगे संविधान सभा को, ठीक है। तो भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली सभा को संविधान सभा कहा जाता है। वह सभा, लोगों की वह सभा जिसने हमारे संविधान का निर्माण किया है, वो संविधान सभा है। संविधान सभा का गठन हुआ था 24 नवंबर 1946 को। इम्पोर्टेंट डेट है, याद कर लेना कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था। तो संविधान सभा का गठन हुआ था 24 नवंबर 1946 को, ठीक है ना। और किस योजना के तहत हुआ था? कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। और ये क्वेश्चन अभी 2023 प्रीलिम्स में पूछा गया है, ठीक है। फिर देख लो चुनाव कब हुए थे संविधान सभा के लिए। संविधान सभा गठित की गई, अब उसमें जो लोगों को आना था उनके लिए चुनाव कराए गए। तो चुनाव हुए थे जुलाई अगस्त 1946 में। जुलाई और अगस्त के महीने में चुनाव हुए थे 1946 में संविधान सभा के लिए, ठीक है ना। तो पहले चुनाव हुए थे, फिर गठित हुई थी संविधान सभा, ठीक है। फिर देख लो संविधान सभा के चुनाव किस प्रकार से हुआ, ठीक है ना। या संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार से हुआ, किस प्रकार से उसमें सदस्य लिए गए। तो देखो संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर हुआ। तो ये पूरी लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कभी आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन, ठीक ना, कैसे हुआ था, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, तो आपको लगा के आना अप्रत्यक्ष हुआ था। यदि आपसे पूछ ले किस विधि के तहत हुआ था, कौन सी प्रणाली के अंतर्गत हुआ था, तो जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है ना, वर्तमान में जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं उनका चुनाव जिस विधि से होता है उसी विधि से संविधान सभा के सदस्यों का उस समय पर चुनाव हुआ था। वो विधि है अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, ठीक है ना। ये फैक्ट आप याद रखना। सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं, ये जितने भी मैं आपको करा रहा हूँ संविधान सभा से रिलेटेड सब आपको याद करके रखने हैं, ठीक है।
फिर देसी रियासतों के प्रतिनिधियों का चुनाव रियासत के प्रमुख द्वारा किया जाना था। ठीक है, तो आपको पता होगा कि जब वो ब्रिटिश भारत जो था, ठीक ना, ब्रिटेन के जो ब्रिटिशर्स थे उनके अंडर में जो भारत था उसमें क्या थे, ब्रिटिश प्रांत भी थे और देसी रियासतें भी थीं। ठीक है ना, तो ब्रिटिश प्रांत पर सीधा अधिकार था ब्रिटिशर्स का, अंग्रेज़ों का सीधा अधिकार था ब्रिटिश प्रांत पर, और जो देसी रियासतें थी उन पर सीधा अधिकार नहीं था। ठीक है ना, वहाँ के राजाओं से संधि हुई थी। तो जो ब्रिटिश प्रांत के जो सदस्य थे, ब्रिटिश प्रांत से आने वाले सदस्य जो थे संविधान सभा के, उनका निर्वाचन हुआ था अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है ना, और जो देसी रियासतों से संविधान सभा के जो सदस्य आने थे उनका चुनाव किया था वहाँ के राजा ने। देसी रियासत के राजा का जो प्रमुख था उन्होंने चुनाव किया था अपने प्रत्याशी का संविधान सभा में भेजने के लिए। ठीक है, तो यही लाइन लिखी है। ठीक है ना, फिर प्रत्येक प्रांत व देसी रियासत को जनसंख्या के आधार पर स्थान का आवंटन किया गया था, जो कि प्रति 10 लाख जनसंख्या पर एक था। कभी आपसे पूछ ले, ठीक है ना, कि संविधान सभा में, ठीक है, जो स्थान था उसको कितने जनसंख्या पर बांटा गया था, या कितने जनसंख्या पर एक सदस्य का स्थान आरक्षित किया गया था, तो लगाना 10 लाख जनसंख्या। तो ये ऑप्शन सही कर देना। सारे फैक्ट ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद कर लेना है, बार बार रिवाइज करना इन चीज़ों को। ठीक है, फिर देखो संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 निर्धारित की गई थी। ठीक ना, 389 संविधान सभा की सदस्य संख्या होनी थी। ठीक ना, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों से, 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से और 93 देसी रियासतों से लिए जाने थे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था ब्रिटिश प्रांत होते थे, तो ब्रिटिश प्रांत से 292 सदस्य आने थे, 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से आने थे, 93 देसी रियासतों से आने थे। फिर संविधान सभा के लिए चुनाव होते हैं जुलाई अगस्त 1946 में। ये मैंने पहले ऊपर भी बताया, अभी भी बता रहा हूँ कि चुनाव हुए जुलाई अगस्त 1946 में। काय के लिए? संविधान सभा के लिए। संविधान सभा के सदस्यों के लिए चुनाव हुए जुलाई अगस्त 1946 में। फिर चुनाव का क्या परिणाम निकला? तो उसका परिणाम था, तो जो ये चुनाव हुए थे संविधान सभा के लिए, इसमें मुस्लिम लीग ने भाग लिया, कांग्रेस ने भाग लिया, ठीक है ना, और 15 निर्दलीय सदस्य भी चुने गए। तो निर्दलीय भी आप जा सकते थे, आपकी कोई पार्टी है कांग्रेस, जैसे कांग्रेस से आप खड़े हो सकते थे, मुस्लिम लीग से आप खड़े हो सकते थे, आप कोई अपनी स्वतंत्र पार्टी बना के खड़े हो सकते थे। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपको होना था। ठीक है, उसमें जैसे अभी चुनाव होता है हमारे देश का, तो उस समय पे कांग्रेस और मुस्लिम लीग प्रमुखता से थी। कई जगह पे बंगाल वगैरह में मुस्लिम लीग की सरकार थी, कई जगह पे कांग्रेस की सरकार थी, कई प्रांतों में, ठीक ना, ब्रिटिशर्स के अधीन। उस जमाने की बात करता हूँ, अंग्रेजों के ज़माने की। ठीक है, तो जब चुनाव हुए संविधान सभा के जुलाई अगस्त 1946 में, तो कांग्रेस को 208 और मुस्लिम लीग को 73 सीटें प्राप्त हुई। ठीक है ना, और 15 क्या हुए, निर्दलीय लोग चुने गए। 15 थे निर्दलीय, वो किसी दल के नहीं थे। फिर क्योंकि देसी रियासतों ने संविधान सभा के चुनाव में भाग नहीं लिया था, इस कारण केवल 296 सीटों पर ही निर्वाचन हुआ। 389 सीटें क्या की गई थी, निर्धारित की गई थी। ठीक है ना, आपने ऊपर पढ़ा अभी, जो कुल सीटें होनी थी वो 389 होनी थी। अब इनमें से क्या हुआ, देसी रियासतों ने भाग ही नहीं लिया, तो 93 हट गए। ठीक है ना, तो अब बचे 292 पे चुनाव हुआ, और ये 4 जो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे इन पर चुनाव हुआ था, तो टोटल होगा 296। ठीक है, तो वो 296 यहाँ पर लिखा हुआ है कि देसी रियासतों ने भाग नहीं लिया, तो 296 सीटों पर ही निर्वाचन हुआ। ठीक है, फिर संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी, 15 थी। SC यानी शेड्यूल कास्ट की संख्या कितनी थी, 26। ST मतलब शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जनजाति की संख्या कितनी थी, 33। एंग्लो इंडियन जो थे वो 3 थे, पारसी जो थे वो 3 थे, मुस्लिम जो थे 80 थे, भारतीय ईसाई जो थे वो 6 थे, और हिंदू 163 थे। तो संविधान सभा में जो सदस्य चुन के आए थे उनमें इन्होंने इस प्रकार से ये बताया है कि इनमें से 296 लोगों में से 15 क्या थी, महिलाएं थीं। शेड्यूल कास्ट के 26 लोग थे, ST के 33 लोग थे, एंग्लो इंडियन 3 थे, पारसी 3 थे, मुस्लिम 80 थे, भारतीय ईसाई 6 थे, हिंदू 163 थे। जबकि CPN बराड़ क्षेत्र से 17 मेंबर थे। CPN बराड़ क्षेत्र आपको पता है पहले मध्य प्रदेश का हिस्सा था। ठीक है ना, CPN बराड़ क्षेत्र ये क्या था, मध्य प्रदेश का हिस्सा था। तो ये फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है यदि परीक्षा में पूछ ले
कि सीपी एंड बरार क्षेत्र से कितने मेंबर थे संविधान सभा के, तो आपको बताइए ना 17 मेंबर थे। ठीक है, 15 महिलाएं थी, तो 15 क्या थी, महिलाएं थी, ठीक ना। संविधान सभा में महिलाओं सदस्यों की संख्या कितनी थी, 15 थी। तो सारी महिला सदस्यों को मैंने लिख दिया है, आप एक बार इनको अच्छे से देख लो, ठीक है ना। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एमपीपीएससी में, 4 महिलाओं के नाम दे दिए जाएंगे, उनमें से 3 संविधान सभा की सदस्य होंगी, एक नहीं होगी। उससे पूछा जाएगा आपसे कि इनमें से कौन सी महिला सदस्य नहीं रही संविधान सभा की। तो सारी महिलाओं को देख लो। अम्मू स्वामीनाथन थी, ये भी संविधान सभा की सदस्य रहीं, ये मद्रास से थी। एनी मैस्करेन थी, ये भी संविधान सभा की सदस्य रहीं, ये त्रावणकोर और कोचीन से रहीं। बेगम एजाज रसूल थी, ये भी संविधान सभा की सदस्य रहीं। दक्षियानी बेल्यादून थी, मद्रास से थी, ये भी संविधान सभा की सदस्य रहीं। जी दुर्गाबाई थी, ये मद्रास से थी, ये भी संविधान सभा की सदस्य रहीं। हंसा मेहता, ये मुंबई से थी, ये भी संविधान सभा की सदस्य रहीं। कमला चौधरी भी संविधान सभा की सदस्य रहीं, ये संयुक्त प्रांत से थी। लीला रे भी संविधान सभा की सदस्य रहीं, ये पश्चिम बंगाल से थी। ठीक है, इसके बाद देख लो और 15 थी टोटल। फिर देख लो आरती चौधरी, ये भी रहीं, उड़ीसा से थी, ये संविधान सभा की सदस्य रहीं। ये भी पूर्णिमा बनर्जी भी संविधान सभा की सदस्य रहीं, ये संयुक्त प्रांत से थी। रेणुका रे भी संविधान सभा की सदस्य रहीं, ये पश्चिम बंगाल से थी। सरोजनी नायडू भी संविधान सभा की सदस्य रहीं, ये बिहार से थी। राजकुमारी अमृत कौर भी क्या रहीं, संविधान सभा की सदस्य रहीं, पहली महिला मंत्री थी ये। ठीक है ना, सबसे लंबे समय तक कोई मंत्रालय संभालने वाली मंत्री थी ये राजकुमारी अमृता कौर। तो ये भी मध्य प्रांत और बरार, सीपी एंड बरार क्षेत्र से रही। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से सीपी एवं बरार क्षेत्र से संविधान सभा की सदस्य रही हैं, तो आपको लगा के आना है राजकुमारी अमृता कौर। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सुचिता कृपलानी, इनका भी आपने नाम सुना होगा, ये संयुक्त प्रांत से रहीं। विजय लक्ष्मी पंडित, इनका नाम भी आपने सुना होगा, चर्चित नाम है ये भी संयुक्त प्रांत से रहीं। ये सब संविधान सभा की सदस्य थी। एक बार वीडियो पॉज करके आप इन सबको पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। इनसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर देख लो संविधान सभा की बैठक, तो कुल 3 बैठक हुई हैं संविधान सभा की, ठीक है ना। पहली बैठक संविधान सभा की हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। इस दिन संविधान सभा ने क्या किया कि सच्चिदानंद सिन्हा जो थे, इनको अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया अपना संविधान सभा ने। मुस्लिम लीग ने पहली बैठक जो हुई थी संविधान सभा की, इसका क्या किया, बहिष्कार किया। और साथ ही पहली बैठक में एच.सी. मुखर्जी तथा बी.टी. कृष्णमाचारी को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया, ठीक है ना। ये सब अस्थायी थे, ठीक है। तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, ये आपसे फैक्ट पूछा जा सकता है, ये डेट याद करना है आपको कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को हुई। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, आपसे पूछा जाएगा कि पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया था, तो ये नाम याद रख लेना, सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था, ठीक है ना। ये पूरा इंपॉर्टेंट है, संविधान सभा पूरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से पढ़ना है इसको, ठीक है। और अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे, तो एच.सी. मुखर्जी चुने गए थे, और बी.टी. कृष्णमाचारी भी अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। फिर दूसरी बैठक कब हुई, तो संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 की डेट बिल्कुल अच्छे तरीके से याद कर लेना कि दूसरी बैठक कब हुई, ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई, तो 11 दिसंबर 1946 को हुई। इस बैठक में संविधान सभा द्वारा स्थायी अध्यक्ष, स्थायी उपाध्यक्ष व संवैधानिक सलाहकार चुन लिए गए। तो जो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे वो थे राजेंद्र प्रसाद, जो संविधान सभा के स्थायी उपाध्यक्ष थे वो थे एच.सी. मुखर्जी, ठीक है ना। पहली बैठक में 2 अस्थायी उपाध्यक्ष चुने गए थे, एच.सी. मुखर्जी और बी.टी. कृष्णमाचारी, ठीक है ना। और जो एच.सी. मुखर्जी थे वो स्थायी अध्यक्ष, स्थायी उपाध्यक्ष चुने गए दूसरी बैठक में 11 दिसंबर 1946 की। और अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे सच्चिदानंद सिन्हा पहली बैठक में। फिर स्थायी अध्यक्ष चुन लिए गए राजेंद्र प्रसाद, कौन सी बैठक में, दूसरी बैठक में, ठीक है। तीसरी बैठक हुई 13 दिसंबर 1946 को। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, ठीक है ना। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था तीसरी बैठक में, ये फैक्ट याद कर लेना आप लोग, ठीक है। चलो थोड़ा सा उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में, उद्देश्य प्रस्ताव क्या था, तो तीसरी बैठक जो हुई थी, ठीक है ना, संविधान सभा की डेट याद रख लेना आप लोग, 13 दिसंबर 1946 को हुई थी तीसरी बैठक। ये तीनों डेट याद कर लेना, पहली बैठक की, दूसरी बैठक की, तीसरी बैठक की,
ये आपसे पूछे जा सकते हैं। तीसरी बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव पास किया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव क्या था? तो ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव को पढ़ लेते थोड़ा सा हम। ठीक है, संविधान सभा का लक्ष्य निर्धारण करने हेतु पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक 8 अनुच्छेद वाले प्रस्ताव को 13 दिसंबर को संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया, जिस पर 17 दिसंबर तक विचार विमर्श चला और 22 जनवरी 1947 से सर्वसम्मति से संविधान सभा द्वारा इसे पारित कर दिया गया। ठीक है ना, तो ये पूरा इम्पोर्टेंट चीज़ है। उद्देश्य प्रस्ताव क्या था? तो संविधान सभा का लक्ष्य निर्धारण करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू लाए थे। उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया? तीसरी बैठक में। या उद्देश्य प्रस्ताव किस बैठक में पास हुआ? ऐसा क्वेश्चन आएगा, तीसरी बैठक में। उद्देश्य प्रस्ताव किसने पास किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है ना, तो ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ जाएंगे। उद्देश्य प्रस्ताव को कब सर्वसम्मति से संविधान सभा द्वारा पारित किया गया? तो ये डेट आपसे पूछी जा सकती है, 22 जनवरी 1947 को। तो ये याद कर लेना। फिर देख लो उद्देश्य प्रस्ताव में क्या प्रावधान थे। तो उद्देश्य प्रस्ताव में प्रावधान थे, भारत की संप्रभुता का स्रोत भारत की जनता होगी। ठीक है ना, ये लिखा था उद्देश्य प्रस्ताव में। इस गणराज्य में यानी कि भारत में सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता प्राप्त होगी। SC ST अल्पसंख्यक एवं अन्य पिछड़े वर्गों की हितों की रक्षा के लिए पर्याप्त उपाय किए जाएंगे। ये भी उद्देश्य प्रस्ताव में दिया हुआ था। ये सब आप अच्छे तरीके से ध्यान से देखना। देश की एकता को स्थायित्व प्रदान किया जाएगा। जो देश की एकता है उसको स्थायित्व प्रदान किया जाएगा, ये भी उद्देश्य प्रस्ताव में था। भारत की प्राचीन सभ्यता को उसका उचित स्थान व अधिकार दिलाया जाएगा, ये भी उद्देश्य प्रस्ताव में था। ठीक है, तो उद्देश्य प्रस्ताव को जो हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है जिसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो प्रस्तावना जो है उद्देश्य, ठीक है ना, तो प्रस्तावना का परिवर्ती रूप उद्देश्य प्रस्ताव का परिवर्ती रूप प्रस्तावना को बोला जाता है। ठीक है ना, मतलब उद्देश्य प्रस्ताव से कहीं ना कहीं प्रभावित है प्रस्तावना भारतीय संविधान की। ठीक है ना, तो ये आप याद कर लेना अच्छे से। इस प्रस्ताव में भारत के संविधान के स्वरूप का काफ़ी हद तक प्रभावित किया। इस प्रस्ताव में भारत के संविधान के स्वरूप को काफ़ी हद तक प्रभावित किया और इसी के परिवर्तित रूप में संविधान की प्रस्तावना की रचना हुई। ठीक है, तो प्रस्तावना का पूर्वगामी कौन सा प्रस्ताव था? यदि ऐसा क्वेश्चन आया तो आपको लगा के आना है टेक उद्देश्य प्रस्ताव था। ठीक है, फिर देख लो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, तो संविधान सभा से रिलेटेड है। ठीक है, कुछ भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली थे। किस पार्टी के थे? लेबर पार्टी के थे। एवं ब्रिटिश क्राउन कौन थे? जॉर्ज पंचम थे। जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय जो ब्रिटेन था उसके प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। ये कौन सी पार्टी से थे? ये लेबर पार्टी से थे। एवं ब्रिटिश क्राउन मतलब ब्रिटिश के राजा कौन थे? जॉर्ज पंचम थे भारत की स्वतंत्रता के समय। भारतीय संविधान सभा के दृष्टिकोण। भारतीय संविधान सभा के 3 दृष्टिकोण थे, तो तीनों मैंने लिखे हैं। कभी ऐसे आपसे ऑप्शन में पूछ ले तो आपको, ठीक है ना, सही टिक लगा के आना है उसमें। ठीक है, देखो भारतीय संविधान सभा के दृष्टिकोण कौन कौन से थे? पहला था सर्वसम्मति, दूसरा था सहनशीलता, तीसरा था परिवर्तन के साथ चयन। ठीक है ना, तो ये था। तो आपसे ये तीनों दिए रहेंगे। ठीक है ना, मतलब 4 अब जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान सभा का निम्न में से कौन सा दृष्टिकोण नहीं था, आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। उसमें लिखा होगा सर्वसम्मति, ठीक है, उसमें लिखा होगा सहनशीलता, उसमें लिखा होगा परिवर्तन के साथ चयन, और एक और कुछ दिया होगा। तो जो एक और कुछ दिया होगा उसका आप चयन करना। जो 3 ही क्या थे दृष्टिकोण थे संविधान सभा के, कि सर्वसम्मति होना चाहिए, मतलब सभी के बीच में वो होना चाहिए, एक रूपता होना चाहिए सभी के निर्णय में, सभी उससे सहमत होने चाहिए। सहनशीलता, दूसरों की बातों को सुनना, ये सब चीज़ें। ठीक ना, परिवर्तन के साथ चयन, कोई भी चीज़ है यदि हम उसका चयन कर रहे हैं, यदि उसमें कुछ परिवर्तन करने हैं तो उसका परिवर्तन के साथ चयन करना, ये सब। ठीक है, तो ये थे 3 दृष्टिकोण संविधान सभा के। फिर संविधान सभा के कुल 12 सत्र हुए हैं। ये अपने आप में एक फैक्ट है, याद कर लेना। 12 सत्र हुए हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस ये चीज़ याद रखना कि संविधान सभा के कुल 12 सत्र हुए हैं, जिनमें से दूसरे सत्र में उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ था। वो मैंने आपको बैठक बताई थी ऊपर, 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक हुई थी। यदि बैठक पूछता है कि उद्देश्य प्रस्ताव किस बैठक में पारित हुआ था,
तो आपको तीसरी बैठक बताना है 13 दिसंबर 1946। जब आपसे पूछे कौन से सत्र में पारित हुआ था उद्देश्य प्रस्ताव, तो आपको बताना है दूसरे सत्र में पारित हुआ था उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है ना। और संविधान सभा का अंतिम सत्र जो था वो था 24 जनवरी 1950 को। तो ये 2 सत्र बस आपको याद रखना है। आपको ये याद रखना है कि कुल कितने सत्र हुए थे, कुल हुए थे 12 सत्र हुए थे संविधान सभा के, ठीक है ना। और दूसरे सत्र में उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ था और अंतिम सत्र हुआ था 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो हम महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ रहे थे। तो हमने सत्र देख लिए, 12 सत्र हुए थे। दूसरे सत्र में उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ था, अंतिम सत्र 24 जनवरी 1950 को हुआ। फिर अगला तथ्य देख लो, लॉर्ड माउंटबेटन अंतिम वायसराय थे भारत के, ठीक है ना, जिन्होंने 24 मार्च 1947 को पदभार ग्रहण किया। संविधान सभा के कुल 3 चरण थे, ठीक है ना। ऊपर मैंने आपको 3 बैठक बताई, ठीक है ना। फिर मैंने सत्र बताया कि 12 सत्र हुए थे। अब देख लो चरण, संविधान सभा के कुल 3 चरण थे, मतलब संविधान सभा के कुल 3 रूप थे, ठीक है ना। समझने की कोशिश करो। प्रथम चरण जो था वो था 6 दिसंबर 1946 से 14 अगस्त 1947 तक। कैबिनेट मिशन योजना का अंत हो गया इस चरण में, ठीक है ना। ये डेट याद रखना, प्रथम चरण पूछ ले तो 6 दिसंबर 1946 से 14 अगस्त 1947 तक कैबिनेट मिशन योजना का अंत हो जाता है। फिर जो द्वितीय चरण था वो था 15 अगस्त 1947 से 26 नवंबर 1949 तक प्रभुत्व संपन्न संविधान सभा। संविधान सभा उस समय किस रूप में थी? प्रभुत्व संपन्न संविधान सभा के रूप में थी, 15 अगस्त 1947 से 26 नवंबर 1949 तक। और जो तृतीय चरण जो हुआ है संविधान सभा का वो था 27 नवंबर 1949 से मई 1952 तक अस्थायी संसद थी। तो आपको पता है संविधान सभा जो हमारी थी, जब तक हमारा देश आज़ाद हो गया, ठीक है ना, फिर हमारे देश का संविधान लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को, ठीक है ना। तो हमारे देश के आज़ाद होने से लेके, ठीक है ना, मई 1952 तक संविधान सभा ने अस्थायी संसद के रूप में काम किया है, ठीक है ना। फिर मई 1952 में जाके जो नवीन संसद के लिए क्या हुए थे, चुनाव हुए थे। तो वही चीज़ ये लिखी है कि 27 नवंबर 1949 से मई 1952 तक संविधान सभा ने अस्थायी संसद के रूप में काम किया है। तो यही चीज़ लिखी है ये, ठीक है। फिर देख लो, देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी को किया गया। ये भी डेट इम्पोर्टेंट है, आप याद कर लेना कि देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया गया, 31 अक्टूबर 1947 को किया गया, ठीक है ना। और 31 दिसंबर 1947 ईस्वी को संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या, ठीक है ना, 31 अक्टूबर 1947 को क्या किया गया, पुनर्गठन किया गया जब देश का विभाजन हो गया। और 31 दिसंबर 1947 ईस्वी को संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या विभाजन के पश्चात क्या थी, कितनी हो गई थी, 299 हो गई थी। बाद में पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि रियासत जो थी, रियासत सम्मिलित नहीं हुई थी। बाद में फिर आगे जाके रियासत भी अपने प्रतिनिधियों को भेज देती है बाद में संविधान सभा में, पहले नहीं होती है। पहले रियासत के प्रमुख नहीं भेजते हैं, शामिल नहीं होते हैं, बाद में भेज देते हैं, ठीक है ना। तो जब भारत पाक का विभाजन हो गया, भारत और पाकिस्तान का, ठीक है ना, संविधान सभा चल रही है, ठीक है ना, जब से इसका गठन हुआ चल रही है, स्वतंत्रता मिल गई है, संविधान पारित हो गया है। मई 1952 तक रहती है संविधान सभा। फिर मई 1952 से नई संसद आती है, प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, ठीक है। तो भारत पाक विभाजन के पश्चात 299 थी सदस्य संख्या, ये फैक्ट था, याद कर लेना। जिसमें प्रांतीय सदस्यों की संख्या 229 थी व देसी रियासतों के सदस्यों की संख्या कितनी थी, 70 थी। मैंने आपको बताया कि बाद में देसी रियासत आ गए थे संविधान सभा में, ठीक है। फिर देख लो, प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट पेश की। प्रारूप समिति, बहुत सारी समितियाँ बनाई थी संविधान सभा ने, ठीक है ना, संविधान का निर्माण करने के लिए। उन सारी समितियों को हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी हम संविधान सभा के बारे में पढ़ रहे हैं, अगले लेक्चर में हम सारी समितियाँ पढ़ेंगे, फिर हम अंतरिम संसद पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। संविधान सभा की कुछ आलोचनाएँ भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी केवल आप इतना समझ लो कि प्रारूप समिति जो थी इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊँगा कल, ठीक है। इसके अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर। इसका ये सबसे प्रमुख समिति थी संविधान सभा की,
प्रारूप समिति जो थी, ठीक है ना। कभी क्वेश्चन में पूछ ले कि संविधान सभा की सबसे मुख्य समिति कौन सी थी, तो बताइए ना, प्रारूप समिति थी। इसके अध्यक्ष थे B.R. अम्बेडकर थे। इसमें B.R. अम्बेडकर अध्यक्ष थे, उनके समेत 7 सदस्य थे, ठीक है ना। तो ये सब मैं कल पढ़ाऊँगा आपको अच्छे से, ठीक है। फिर देख लो संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन। अब ये डेट भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। आपने पहले बैठक पढ़ ली, फिर सत्र पढ़ लिया आपने, फिर उसके चरण देख लिया आपने, ये सारी डेट इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। प्रथम वाचन हुआ 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 ईस्वी में, ठीक है ना। जो 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 ईस्वी तक संविधान का प्रथम वाचन चला, विचार विमर्श उस पर, उसको पढ़ना संविधान को, ये सब चीज़ें हुई। तो संविधान का सभा का प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 ईस्वी तक चला। ये डेट आप याद रखना, आपसे पूछी जा सकती है। फिर देखो संविधान पर दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 ईस्वी को प्रारंभ हुआ और 17 अक्टूबर 1949 ईस्वी तक चला, ठीक है ना। ये दूसरे वाचन की डेट थी। तो ये आपको याद रखनी है, प्रथम वाचन की डेट, ठीक है ना। प्रथम वाचन कब से कब तक चला, दूसरा वाचन कब से कब तक चला, ये सब याद रखना आप, ठीक है। और संविधान सभा में संविधान का तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 ईस्वी को प्रारंभ हुआ, जो 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक चला और संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। इस समय संविधान सभा में के 284 सदस्य उपस्थित थे, ठीक है, ठीक है ना। तो तृतीय वाचन कब हुआ, 14 नवंबर 1949 ईस्वी से 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक चला तृतीय वाचन। और तृतीय वाचन में संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। कभी आपसे क्वेश्चन आ जाए कि संविधान के किस वाचन में संविधान को पारित किया गया, ठीक है ना, तो आपको लगा के आना है तृतीय वाचन में। और तृतीय वाचन की डेट याद रखनी है 14 नवंबर 1949 ईस्वी से 26 नवंबर 1949, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, 14 नवंबर 1949 ईस्वी से 26 नवंबर 1949, ठीक है। फिर देख लो अगला, संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। याद कर लेना, ये भी MPPSC पूछ सकता भाई, ठीक है ना, कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितने वर्ष का समय लगा। 2 वर्ष का समय लगा, लगभग तीन वर्ष हो गए, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा, ठीक ना। संविधान के प्रारूप पर 114 दिन बहस चली। ये सब चीज़ें याद रखना है आपको कि संविधान के प्रारूप पर कितने दिन बहस चली, 114 दिन बहस चली। और संविधान निर्माण कार्य में कुल मिलाकर, ठीक ना, इतने रुपए खर्च हुए, ठीक है, 63,96,729 रुपये का खर्च आया संविधान सभा को संविधान के निर्माण में। बहुत सारे देशों के संविधान का अध्ययन किया संविधान सभा ने, फिर जाके क्या किया, निर्माण हुआ संविधान का। फिर 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया संविधान, ठीक है ना। तब इसमें कुल 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। कभी आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि संविधान को पारित करते समय उसमें कितने भाग थे, तो आपको बताना है 22 भाग थे। कितने अनुच्छेद थे आपको बताना है, 395 अनुच्छेद थे। और आपसे पूछ ले कितनी अनुसूचियाँ थी, तो आपको बताना है 8 अनुसूचियाँ थी। और वर्तमान समय में क्या स्थिति है, वर्तमान समय में 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है ना, ठीक है। ये चीज़ 26 नवंबर जो 1949 की डेट थी, उस दिन क्या हुआ था, संविधान पूरी तरीके से पारित नहीं हुआ था। 26 नवंबर 1949 को कुछ प्रावधान थे, कुछ आर्टिकल जो संविधान के थे, कुछ अनुच्छेद जो थे, उनको पारित किया गया था। फिर बाकी शेष पूरा संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसलिए 26 जनवरी 1950 को हम रिपब्लिक डे मनाते हैं या गणतंत्र दिवस मनाते हैं, ठीक है ना। और 26 नवंबर 1949 को संविधान के कुछ प्रावधान लागू कर दिए गए थे, ठीक है। तो संविधान के कुल अनुच्छेदों में से 15, जो संविधान के 15 अनुच्छेद थे उनको लागू किया गया था। अब वो अनुच्छेद कौन कौन से थे, ये अनुच्छेद आप याद रख लेना, ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं, एक एक को ध्यान से देखना, ठीक है। ये पूरे अनुच्छेदों को ध्यान से देखना, ये आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो 26 नवंबर 1949 को कौन कौन से अनुच्छेद
पारित हुए थे। कुल 15 अनुच्छेद पारित हुए थे, ठीक है ना। तो कौन कौन सा अनुच्छेद थे? वो था अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 324, ठीक है। अनुच्छेद 366, अनुच्छेद 367, अनुच्छेद 379, अनुच्छेद 38T थी ना, मतलब 380, अनुच्छेद 388, अनुच्छेद 391, अनुच्छेद 392, अनुच्छेद 393, ठीक है ना। ये सारे अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ही प्रवर्तित कर दिए गए थे, मतलब लागू कर दिए गए थे। जबकि शेष अनुच्छेद या शेष भाग जो था संविधान का, उसको 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया। तो ये सारे अनुच्छेद आप देख लेना कौन कौन से ये थे जो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को पारित हुए। ये यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए। संविधान सभा की अंतिम बैठक, ठीक है ना। तो अंतिम बैठक आपको याद रखना है कब हुई है। तो अंतिम बैठक हुई है 24 जनवरी 1950 ईस्वी को, ठीक है ना। और उसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो क्या थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। और संविधान सभा की अंतिम बैठक कब होती है? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को होती है। इसी दिन संविधान सभा क्या करती है कि राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुन लेती है, भारत का पहला, ठीक है ना। और संविधान सभा ने 26 जनवरी 1950 से 1951-52 में हुए आम चुनाव के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में काम किया। जब मैंने आपको चरण पढ़ाया था, तीसरा चरण, उसमें मैंने आपको बताया था ये चीज़, ठीक है ना। जी वही चीज़ है कि 26 जनवरी 1950 से 1951-52 में हुए आम चुनाव के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में संविधान सभा ने क्या किया है? कार्य किया है। तो ऊपर मैंने पढ़ाया था आपको, है ना, वो था अस्थाई संसद, ये है अंतरिम संसद, मतलब लास्ट वाली संसद, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ऊपर मैंने आपको तीसरे चरण में पढ़ाया था कि 27 नवंबर 1949 को, आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है ना। ठीक, कंफ्यूज नहीं होना। 27 नवंबर 1949 से मई 1952 तक अस्थाई संसद के रूप में कार्य किया। फिर अंतरिम संसद जो है, अंतिम संसद के रूप में कब कार्य किया? 26 जनवरी 1950 से 1951-52 में हुए आम चुनाव के बाद तक, ठीक है ना। तो ये है अंतिम संसद के रूप में। फिर देख लो संविधान सभा द्वारा किए गए अन्य कार्य, कुछ अन्य कार्य और किए थे। अभी हमने महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ लिए संविधान सभा से रिलेटेड, सारे इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद करके रखना है। अब जो संविधान सभा द्वारा किए गए अन्य कार्य जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सबको आपको याद रखना है, या आपसे कहीं ना कहीं पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। ये सब चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है। तो देखो, पहला, राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया। जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, तिरंगा, राष्ट्रीय झंडा, फ्लैग, नेशनल फ्लैग क्या है? आपका तिरंगा झंडा, उसको 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने क्या किया? स्वीकार किया, ठीक है। राष्ट्रमंडल की सदस्यता ली मई 1949 में। राष्ट्रमंडल थे वो देश जहाँ पर ब्रिटेन का कभी ना कभी अधिकार रहा है, ठीक है ना। तो राष्ट्रमंडल देश वो देश थे जहाँ पर ब्रिटेन का अधिकार रहा है, वो ब्रिटेन के उपनिवेश थे, ठीक है ना। हम लोग बोलते हैं कि अपन ब्रिटेन के क्या थे? गुलाम थे। ब्रिटेन वाले जो ब्रिटिशर्स थे, मतलब जो अंग्रेज थे, वो कभी नहीं बोलते कि ये हमारे गुलाम थे, वो ये बोलते थे कि ये हमारा औपनिवेश था। भारत क्या था? उनका औपनिवेश था। तो जितने भी औपनिवेशिक राष्ट्र थे, जहाँ जहाँ ब्रिटेन का राज था पूरी दुनिया में, उन सब का समूह है कॉमनवेल्थ। एक कॉमनवेल्थ गेम भी होती है, आपने सुना होगा कॉमनवेल्थ गेम्स। तो कॉमनवेल्थ गेम्स में भी वही देश पार्टिसिपेट करते हैं जो कभी ना कभी ब्रिटेन के क्या रहे हैं? गुलाम रहे हैं। तो कॉमनवेल्थ की सदस्यता ली कब? मई 1949 में। किसने? भारत ने, ठीक है ना। तो संविधान सभा ने ये काम भी किया था कि राष्ट्रमंडल की सदस्यता ली थी मई 1949 में। राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और राष्ट्रपति का पद स्वीकार किया 24 जनवरी 1950 को। ये सारी डेट आपको याद रखनी है, ये डेट सारी आपको याद रखनी है। राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, ठीक है ना, और राष्ट्रपति का पद स्वीकार किया 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। संविधान सभा द्वारा हाथी को मोहर के रूप में यूज किया गया। मोहर समझते ना, चिन्ह, हाथी को मोहर के रूप में चुना गया। तो ये अपने आप में एक फैक्ट है, आपको याद रखना है, मोहर, ठीक है। संविधान सभा जब विधायिका के रूप में कार्य करती थी,
तो अध्यक्ष होते थे जीबी मावलंकर। और जब संविधान सभा के रूप में कार्य करती थी तो अध्यक्ष होते थे राजेंद्र प्रसाद। आपको मैंने पढ़ाया था कि राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना था संविधान सभा ने, ठीक है ना। उसके पहले अस्थायी अध्यक्ष चुना था सच्चिदानंद सिन्हा को। फिर बाद में जो आपकी दूसरी बैठक हुई उसमें राजेंद्र प्रसाद को क्या चुन लिया गया, स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया, ठीक है ना। अब जो 5वें नंबर का जो आपका फैक्ट है, ठीक है ना, कार्य जो है समझ लो, जो भी समझना आपको, ठीक है, बस आपको याद रखना है इस चीज़ को। तो देखो इसमें क्या लिखा, क्या बहुत गौर से पढ़ना, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। संविधान सभा जब विधायिका के रूप में कार्य करती थी तो अध्यक्ष होते थे जीबी मावलंकर। मतलब जब संविधान सभा संसद के रूप में कार्य करती थी तो उसके अध्यक्ष होते थे जीबी मावलंकर, याद रखना जी। और जब संविधान सभा के रूप में कार्य करती थी तो अध्यक्ष होते थे राजेंद्र प्रसाद। अर्थात जब वह देश की विधायिका के रूप में कार्य करती थी, मतलब देश की संसद के रूप में कार्य करती थी, तो अध्यक्ष होते थे जीबी मावलंकर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और जब वह संविधान सभा के रूप में कार्य करती थी, मतलब संविधान निर्माण का कार्य करती थी, जब देश के लिए कानून निर्माण का कार्य करती थी यानी विधायिका के रूप में कार्य करती थी, तो होते थे अध्यक्ष जीबी मावलंकर। और जब संविधान सभा के रूप में कार्य करती थी तो अध्यक्ष होते थे राजेंद्र प्रसाद। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 17 अप्रैल 1952 को अंतिम संसद का अस्तित्व समाप्त हो गया और पहली निर्वाचित संसद मई 1952 में अस्तित्व में आई। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, 1951-52 में चुनाव चालू हुए थे नई संसद के लिए। तो जो अंतरिम संसद जो थी, इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो अंतरिम संसद थी उसका अस्तित्व कब समाप्त हो गया। संविधान सभा ही अंतरिम संसद थी, उसका अस्तित्व समाप्त हुआ था 17 अप्रैल 1952 को, ठीक है। और नई संसद जो थी, निर्वाचित संसद जो थी, इसका चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर हुआ था, वो आई मई 1952 में, ठीक है। फिर एक और देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि संविधान सभा के अध्यक्ष पढ़ लिए हमने, उपाध्यक्ष हमने पढ़ लिए। हमने ये देख लिया कि अब संविधान सभा विधायिका के रूप में कार्य कर रही है तो अध्यक्ष हो रहे हैं जीबी मावलंकर। जब संविधान सभा के रूप में कार्य कर रही है तो अध्यक्ष हो रहे हैं राजेंद्र प्रसाद। अब देख लो सचिव कौन थे संविधान सभा के, तो HBR अयंगर जो थे संविधान सभा के सचिव थे। ये फैक्ट याद रख लेना, ये आ सकता है प्रीलिम्स में कि संविधान सभा का सचिव कौन था, HBR अयंगर थे, ठीक है ना। जो आपके LN मुखर्जी थे वो क्या थे, संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार थे, ठीक है ना। LN मुखर्जी थे संविधान सभा के क्या थे, प्रारूपकार थे, ठीक है। फिर इनका नाम भी याद रखना, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ये थे भारतीय संविधान के सुलेखक। मतलब भारतीय संविधान को इंग्लिश में इटैलिक शैली में, ठीक है ना, किसके द्वारा लिखा गया है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा लिखा गया है। तो भारतीय संविधान का जो मूल संस्करण है उसको इटैलिक शैली में किसने लिखा है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा है। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने संविधान की जो प्रति थी, ठीक है ना, उसको इटैलिक शैली में इंग्लिश में लिखा है। ये लेखक थे, इंग्लिश में उन्होंने संविधान को लिखा है। फिर मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण, जो संविधान बनाया था, जब में संविधान लिखा था, ठीक है ना, ओरिजिनल संविधान की जो बुक है, ठीक है ना, वो दिल्ली में एक म्यूजियम में अभी भी रखी हुई है, ठीक है ना, बहुत अच्छे तरीके से रखी हुई है, सुरक्षित, तो आप जाके देख सकते हो, ठीक है। तो जो संविधान का मूल संस्करण था उसके सुलेखक तो मैंने बता दिए कि किसने लिखा था इंग्लिश में, वो थे ये प्रेम बिहारी। और उसका सौंदर्यीकरण किसने किया था और सजावट किसने की थी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की थी, आपको पता है। शांति निकेतन के कलाकार थे मदन लाल बोस और राम मनोहर सिंह। इन दोनों ने क्या किया था, सजावट की थी, सौंदर्यीकरण और सजावट की थी किसके, मूल संस्करण की, संविधान के, ठीक है ना। मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन किसने किया था, तो बसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया था। ये नाम आपको याद रखना है। मूल संविधान इंग्लिश में किसने लिखा था, इन्होंने लिखा था, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। और जो मूल संविधान था वो उसका हिंदी संस्करण, ठीक है ना, हिंदी में किसने लिखा, बसंत कृष्ण वैद्य ने लिखा। ये दोनों फैक्ट अच्छे हैं, ठीक है ना। फिर एक और देख लो, फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड शेड्यूल BN राव द्वारा तैयार किया गया था। इस हेतु BN राव ने 160 देशों के संविधान का अध्ययन किया।
सीधा सीधा आपको फैक्ट याद रखना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है ना। फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड शेड्यूल, यदि ऐसा क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड शेड्यूल किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो आपको लगा के आना है BN राव द्वारा तैयार किया था। किसके द्वारा? BN राव। ठीक है, फिर थोड़ा सा और देख लो, बस आज के लेक्चर का अंत होने वाला है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन, ठीक है ना, सर्वप्रथम पूर्वी बंगाल के जैसर एवं खुलना नामक क्षेत्र से हुआ था। समझ रहे आप? जो संविधान सभा के सदस्य थे ये भी थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी थे, ठीक है ना। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे भीमराव अंबेडकर, इनको हम लोग बोलते हैं बाबा साहब, ठीक है ना। तो इनका निर्वाचन सर्वप्रथम हुआ था पूर्वी बंगाल के जैसर एवं खुलना नामक क्षेत्र से हुआ था। जब भारत पाक विभाजन हुआ तो ये क्षेत्र जो है ना, जैसर और खुलना, ये चले गए पाकिस्तान में। इसके बाद में उन्हें मुंबई क्षेत्र से संविधान सभा में पहुंचाया गया, ठीक है ना। फिर जो मुंबई सीट थी संविधान सभा की, उससे पहुंचाया गया। पहले उनको पूर्वी बंगाल के जैसर और खुलना क्षेत्र से पहुंचाया गया, फिर बाद में कहाँ से पहुंचाया गया? मुंबई क्षेत्र से पहुंचाया गया, ठीक है ना। और इसके लिए मुंबई क्षेत्र से पहुंचाने के लिए M जैकब की सीट खाली कराई गई थी। मतलब मुंबई क्षेत्र से पहले संविधान सभा के सदस्य थे M जैकब, इनकी सीट खाली कराई गई थी। तो आपको केवल इतना याद रखना है कि BR अम्बेडकर को सबसे पहले कहाँ से पहुंचाया गया था, तो पूर्वी बंगाल के जैसर एवं खुलना क्षेत्र से इनको संविधान सभा में पहुंचाया गया था। फिर भारत पाक विभाजन के बाद यह क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया। तत्पश्चात उन्हें दूसरी बार मुंबई क्षेत्र से संविधान सभा में पहुंचाया गया। तो याद रखना है, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है ना। कल हम पढ़ेंगे, कल हम क्या पढ़ेंगे? कल हम पढ़ेंगे संविधान निर्माण की जितनी भी समितियाँ थी, संविधान सभा ने संविधान निर्माण के लिए जितनी भी समितियाँ का निर्माण किया था, उन सारी समितियों को हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ कुछ अन्य फैक्ट भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए लेक्चर का अंत करते हैं, कल फिर मिलते हैं नए लेक्चर के साथ में। धन्यवाद।